आसमान पर सितारों का नक्शा जाहिर कर रहा था कि रात काफी ढल चुकी है और कुछ देर बाद आसमान पर सुबह का नूर झलकने वाला है। इमरान सुबह होने से पहले पहले जितनी दूर निकल सकता था निकल जाना चाहता था। वो बस चलता चला जा रहा था। दरख्तों के झुंड पीछे रह गए थे। वो ऊंची ऊंची घास में से गुजर रहा था। घास उसके कंधों से भी 2 फुट ऊंची थी। उसमें देहाती लोगों ने आने जाने के लिए तंग सा रास्ता बना रखा था। वो उसी रास्ते पर चल रहा था। घास का ये मैदान खत्म हो गया। सामने खुली जगह आ गई। आगे एक मामूली सी चढ़ाई थी। चढ़ाई चढ़कर ऊपर आया तो देखा कि ये रेलवे लाइन थी। वो रेल की पटड़ी के साथ साथ मगरिब की समत चलने लगा। इमरान को उसी समत जाना था। रेलवे लाइन देखकर उसके दिल को ये हौसला हो गया था कि आगे कोई ना कोई स्टेशन जरूर आएगा। हो सकता है वहां से मुंबई की तरफ जाने वाली गाड़ी भी मिल जाए। इतनी उसे तसल्ली थी कि वो पुलिस के घेरे से काफी दूर निकल आया है। वो रेलवे लाइन के साथ साथ चलता रहा। रेलवे लाइन की दोनों जानिब जो घने दरख्तों वाला जंगल सा था वो खत्म हो गया और खेत शुरू हो गए। खेत इंसानी आबादी की निशानी थे। चलते चलते आसमान पर सुबह का नूर नमूदार होने लगा। रेलवे ट्रैक पर दूर से सिग्नल की सुर्ख बत्ती दिखाई दी। आगे जो भी कोई स्टेशन था वो उसके करीब आ गया था। सिग्नल के पास पहुंचते पहुंचते आसमान पर सुबह का पहला उजाला फैल गया था। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। ये एक छोटा सा स्टेशन था। 2 रेलवे ट्रैक थे लेकिन प्लेटफॉर्म सिर्फ एक तरफ था। प्लेटफॉर्म पर 2 एक आदमी ही नजर आ रहे थे। इमरान ने एक आदमी से जो रेलवे का मजदूर लगता था पूछा कि वहां से आगे किस तरफ को गाड़ी जाती है। उसने कहा आगे होशंगाबाद है, खंडवा, नासिक और मुंबई को गाड़ियां जाती हैं। तुम्हें कहाँ जाना है? इमरान ने कहा मुझे मुंबई जाना है। मुंबई जाने वाली गाड़ी किस वक्त आती है? रेलवे मजदूर बोला मुंबई जाने वाली पैसेंजर मेल दोपहर के 1:30 बजे आएगी। अभी एक माल गाड़ी आ रही है, वो भी मुंबई जा रही है, मगर उसमें तुम नहीं बैठ सकते। वैसे भी माल गाड़ी यहाँ 2-1 मिनट ही ठहरेगी। उसमें रेलवे का एक बक्स रखवाना है। रेलवे मजदूर चला गया। इतने में 2 कुली ट्रॉली पर एक बड़ा बक्स रख कर लाए और उसे प्लेटफॉर्म के किनारे एक तरफ करके रख दिया। इमरान ने मालगाड़ी पर सवार होने का फैसला कर लिया। स्टेशन मास्टर भी लाल और सब्ज झंडियां हाथ में पकड़े प्लेटफॉर्म पर आ गया। इसका मतलब था कि मालगाड़ी आने वाली थी। वो प्लेटफॉर्म की तरफ से मालगाड़ी के किसी डिब्बे में दाखिल नहीं हो सकता था। इस तरह वो देखा जा सकता था। वो बेंच पर से उठा और टहलते टहलते प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर पहुंचकर लाइन में उतर गया और उसकी दूसरी तरफ कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वो दूसरी जानिब से मालगाड़ी में सवार होना चाहता था। प्लेटफॉर्म पर 2 कुली रेलवे के बड़े बक्स के पास आकर खड़े हो गए थे। उस बक्स को मालगाड़ी के किसी डिब्बे में रखना था जिसकी खातिर वहां मालगाड़ी पल दो पल के लिए रुक रही थी। उसकी नजरें मशरिक की जानिब रेलवे लाइन पर जमी हुई थी। उसी तरफ से मालगाड़ी को आना था। दूर से रेलगाड़ी के इंजन की सीटी की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद रेलगाड़ी का इंजन भी दूर से नजर आने लगा। मालगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता करीब होती जा रही थी। इमरान खामोशी से बैठा रहा। मालगाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। द व्हीकल कोयले का इंजन शां शां करता इमरान के करीब से गुजरा और आगे जाकर रुक गया। कुली और स्टेशन मास्टर मालगाड़ी के डिब्बों के पीछे छुप गए थे। इमरान जल्दी से उठा और मालगाड़ी के डिब्बों के साथ साथ पीछे की तरफ चलने लगा। मालगाड़ी के डिब्बे बंद थे। एक डिब्बे का आधा दरवाजा खुला था। इमरान उसमें घुसकर कोने में बैठ गया। मालगाड़ी का ये डिब्बा बिल्कुल खाली था। ये डिब्बा गाड़ी के इंजन से 2-3 बोगियां छोड़कर था। उसे इंजन में से स्टीम के खारिज होने की आवाज आ रही थी। 1-2 मिनट के बाद ही इंजन ने सीटी दी और फिर छक छक करता चल पड़ा। जब तक मालगाड़ी स्टेशन से काफी आगे नहीं निकल गई, इमरान कोने में ही बैठा रहा। मालगाड़ियां आमतौर पर तेज नहीं चला करती। उनकी एक खास स्पीड होती है। वो उसी रफ्तार से चलती रहती है। ये मालगाड़ी भी एक खास स्पीड पर जा रही थी। उसमें सिर्फ एक ही खूबी थी कि उसने किसी छोटे स्टेशन पर नहीं रुकना था। मालगाड़ी जैसे जैसे भोपाल से दूर होती जा रही थी, इमरान अपने आप को खतरे से दूर महसूस कर रहा था। छोटे छोटे कई स्टेशन आए। मालगाड़ी वहां से रन थ्रू गुजर गई। रेलवे मजदूर की जबानी इमरान को मालूम हो चुका था कि आगे बड़ा शहर होशंगाबाद है। मालगाड़ी होशंगाबाद के स्टेशन पर रुक गई। इमरान ने सर जरा सा बाहर निकाल कर देखा। मालगाड़ी रेलवे यार्ड के एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और पीछे एक बोगी में से माल निकाला जा रहा था। गाड़ी जहां देर तक खड़ी रही, इमरान कोने में छुप कर बैठ रहा। फिर इंजन ने विसल दिया और मालगाड़ी चल पड़ी। आगे खंडवा और नासिक के बड़े शहर थे। मालगाड़ी उन शहरों को पीछे छोड़ती हुई गुजर गई। उसके बाद मुंबई था।
सूरज गुरूब हो रहा था कि मालगाड़ी मुंबई पहुंच गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, इमरान खामोशी से उतर गया और गाड़ी से हटकर आगे को चल पड़ा। गाड़ी एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर रुकी थी जहां रेल की पटरियों का वसी जाल बिछा हुआ था। वो बड़े एतमाद के साथ उस तरफ जा रहा था जिधर मुंबई के बड़े स्टेशन की इमारत गुरूब होते सूरज में नजर आ रही थी। वो किसी न किसी तरह स्टेशन से बाहर एक सड़क पर निकल आया। एक जगह नलके पर उसने पानी पिया। उसका पेट खाली था। उसे भूख भी लग रही थी, लेकिन कमांडो भूख पर काबू पाना जानता है। अब उसे अपने खुफिया हेडक्वार्टर यानी मास्टर स्पाई अब्दुल सत्तार के रेस्ट हाउस पहुंचना था। अब्दुल सत्तार का ऑफिस वहां से काफी दूर मुंबई शहर के दूसरे किनारे पर था, लेकिन उसका रेस्ट हाउस वहां से 3-4 मील के फासले पर ही था। इमरान रेस्ट हाउस की तरफ चल पड़ा। ढलते सूरज की गुलाबी रोशनी में मुंबई शहर की इमारतें चमक रही थीं। इमरान की जेब खाली थी। वो रिक्शा टैक्सी पर नहीं जा सकता था। वो पैदल ही चलता रहा। आखिर उसे दूर से नारियल के दरख्तों का वो झुंड नजर आ गया जिसके करीब ही मास्टर स्पाई अब्दुल सत्तार का रेस्ट हाउस था। इमरान ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो खैरियत के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। वो पीछे की जानिब से होता हुआ रेस्ट हाउस में दाखिल होना चाहता था। रेस्ट हाउस के पीछे एक छोटा सा बागीचा था जिसके सामने से एक कच्चा रास्ता गुजरता था। उस वक्त इर्द गिर्द की बिल्डिंगों के फ्लैटों की बत्तियां रोशन हो गई थीं। इमरान ने देखा कि रेस्ट हाउस पर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ अकबी लॉन की एक बत्ती जल रही थी। इमरान बागीचे के बाहर आकर रुक गया। उसे कुछ शक हुआ। आमतौर पर उस वक्त रेस्ट हाउस की बत्तियां रोशन हो जाया करती थीं। वो बागीचे की बाड़ के साथ साथ चलता कोने में आकर झाड़ियों की ओट में से सामने देखने लगा। उसका शक दुरुस्त निकला। रेस्ट हाउस के गेट पर मुंबई पुलिस के 3 सिपाही नजर आए। एक सिपाही स्टूल पर बैठा था और 2 सिपाही उसके पास खड़े सिगरेट पी रहे थे। इमरान जल्दी से पीछे हट गया और कच्ची सड़क पर पीछे की जानिब तेज तेज चल पड़ा। शाम का हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। उसने देखा कि सामने एक दरख्त के पास एक सिख मुसम्मियों की झाबड़ी आगे रखे बैठा है। वो खामोशी से सर झुकाए उसके करीब से गुजर गया। 2 कदम आगे गया होगा कि उसे पीछे से सरदार जी ने आवाज दी, आगे न जाना। इमरान वहीं रुक गया। उसने ताज्जुब से गर्दन मोड़कर सिख सरदार जी को देखा। दरमियानी उम्र का दुबले बदन का सिख था जिसने सर पर निस्वारी रंग की पगड़ी बांध रखी थी। इमरान हैरान था कि सरदार जी ने उसे आगे जाने से क्यों रोका है और ये कौन है। इतने में सरदार जी ने कहा, मेरे पास आओ, देर न करो। इमरान सरदार जी के पास चला गया। सरदार जी ने कहा, बैठ जाओ। इमरान ने बैठने की बजाय उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या बात है। उस वक्त सिख सरदार जी ने एक खास जुमला बोला। ये जुमला अब्दुल सत्तार के खुफिया हेडक्वार्टर का खास कोड जुमला था। यानी ये खुफिया जुमला था और उसको बोलकर मुंबई के इलाके में काम करने वाले जासूस अपनी शनाख्त करवाते थे। इमरान को ये समझने में देर न लगी कि ये अपना ही आदमी है। वो जल्दी से उसकी छाबड़ी के पास बैठ गया और एक मुसम्मी उठाकर उसे छीलने लगा। सिख सरदार ने कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई गई थी, यहाँ से मेरे साथ निकल आओ। सिख सरदार ने छाबड़ी वहीं छोड़ी और इमरान को साथ लेकर तेज तेज कदमों से उस तरफ चलने लगा जिस तरफ से इमरान आया था। शाम का अंधेरा गहरा हो गया था। सिख सरदार बड़ी तेज चल रहा था। इमरान समझ गया कि वहाँ कोई खास बात हो गई है, वरना आज तक रेस्ट हाउस में पुलिस का सिपाही नजर नहीं आया था। सिख सरदार इमरान को लेकर उस इलाके में आ गया जहाँ मजदूरों की झोंपड़ियां भी थी और एक एक कमरे वाले फ्लैटों की पुरानी इमारतें भी खड़ी थीं। यहाँ आकर सिख सरदार ने एक ऑटो रिक्शा ले लिया। इमरान को अपने साथ बिठाया और रिक्शे वाले को एक खास इलाके में चलने को कहा। उस इलाके में एक छोटे से गुरुद्वारे के पीछे आकर सरदार जी ने रिक्शा छोड़ दिया। वहां से कुछ फासले पर एक जानिब एक क्वार्टर था जिसके बाहर बत्ती जल रही थी। सिख सरदार ने जेब से चाबी निकालकर क्वार्टर का ताला खोला और कमरे में आकर बत्ती रोशन कर दी। ये एक छोटा कमरा था जिसमें एक चारपाई बिछी थी। चारपाई पर बिस्तर बिछा हुआ था। 3-4 बांस की छोटी कुर्सियां पड़ी थीं। सिख सरदार ने कहा, यहाँ बैठ जाओ इमरान। वो इमरान का नाम भी जानता था। इमरान बैठ गया। सिख सरदार ने कहा, पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, उसके बाद बात करूंगा। खाने से फारिग होकर उसने हाथ धोए और कुर्सी पर बैठते हुए सिख सरदार ने पूछा, बात क्या हुई है। सिख सरदार ने कहा, किसी ने मुखबरी कर दी। CIA ने पुलिस के साथ छापा मारा और बूढ़े खानसामा अब्दुल को पकड़ लिया। अब्दुल सत्तार वहां नहीं था। पुलिस ने उसके शहर वाले ऑफिस पर भी छापा मारा। सेठ को भी खबर हो गई थी। वो पुलिस के आने से पहले ही फरार होने में कामयाब हो गया। अब पुलिस की गार्ड रेस्ट हाउस के बाहर बैठी है। जो कोई वहां आता है उसे गिरफ्तार कर लेती है। इमरान को ताज्जुब बिल्कुल न हुआ, क्योंकि जो गेम वो खेल रहे थे पुलिस का छापा उसका हिस्सा था। उसे अफसोस हो रहा था कि मुंबई पुलिस ने उनके खुफिया हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। उसे ये इत्मीनान था कि सेठ अब्दुल सत्तार यानी उसका स्पाई मास्टर फरार होने में कामयाब हो गया था। उसने सिख सरदार से पूछा, अब्दुल सत्तार भाई इस वक्त कहाँ हैं? सिख सरदार बोला, वो जहाँ हैं मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा, रात और ज्यादा गुजर जाए।
उतनी देर तुम यहाँ आराम करो, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो, यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन तुम फिर भी अंदर से कुंडी लगा लेना। सिख सरदार चला गया। उसके जाने के बाद इमरान ने कुंडी लगाई और बिस्तर पर लेट गया। खुदा जाने वो कब का जागा हुआ था। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। आंख उस वक्त खुली जब सिख सरदार ने उसे जगाया। इमरान ने उठते हुए पूछा, क्या टाइम हुआ है? सिख सरदार ने कहा, रात के 2 बज रहे हैं। मैं 2 बार तुम्हें जगाने आया, मगर तुम बड़ी गहरी नींद सो रहे थे। मैंने न जगाया, लेकिन अब जगाना जरूरी था। मेरे साथ आ जाओ। क्वार्टर के बाहर एक पुराने मॉडल की काले रंग की गाड़ी खड़ी थी। सिख सरदार ने इमरान को अपने साथ वाली सीट पर बिठा लिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। दूर मुंबई शहर की इमारतों में खूब रोशनी हो रही थी। जिस सड़क पर उनकी गाड़ी जा रही थी वो तकरीबन खाली थी। किसी किसी वक्त कोई गाड़ी गुजर जाती। आहिस्ता आहिस्ता शहर की रोशनियां पीछे हटती गईं। एक जगह पहुंचकर सिख सरदार ने गाड़ी पक्की सड़क से उतार ली और एक कच्ची सड़क पर डाल दी। उस सड़क पर गाड़ी काफी देर तक चलती रही। शहर की इमारतें बहुत पीछे रह गई थीं। सड़क के दोनों जानिब कहीं खेत और कहीं दरख्त ही दरख्त थे। हर तरफ रात का अंधेरा छाया हुआ था। सितारों की धुंधली सी रोशनी थी जिसमें दरख्तों के हयूले से दिखाई देते थे। गाड़ी अब एक जंगल में दाखिल हो चुकी थी, जहां जमीन ऊंची नीची थी और इधर उधर ऊंचे नीचे टीले भी थे। सिख सरदार बड़ी तवज्जो और खामोशी से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी दरख्तों के दरमियान बनाए गए छोटे से रास्ते पर चल रही थी और उसे हल्के हल्के धचके लग रहे थे। एक जगह गाड़ी जरा सी घूम कर रुक गई। इमरान ने अंधेरे में गौर से देखा। उसे दरख्तों के नीचे कटे हुए दरख्तों के बड़े बड़े शहतीर पड़े हुए दिखाई दिए। उनके अकब में जरा ऊंची जगह पर एक कोठड़ी सी अंधेरे में नजर आ रही थी। सिख सरदार ने गाड़ी से उतरते हुए इमरान से कहा, आ जाओ। सिख सरदार कोठड़ी की तरफ बढ़ा। ये कोठड़ी खुपरेल की ढलवान छत वाला एक बड़ा सा खोखा था, जिसके आगे तंग से बरामदे में 2 बांस की कुर्सियां पड़ी थीं। सिख सरदार ने कोठड़ी के दरवाजे पर आहिस्ता से 3 बार दस्तक दी। इमरान सिख सरदार के पास ही खड़ा था। तीसरी बार दस्तक देने पर कोठड़ी का दरवाजा खुल गया। कोठड़ी में धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। इमरान के सामने उनका मास्टर स्पाई सेठ अब्दुल सत्तार खड़ा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। दोनों एक दूसरे के गले लगकर मिले। सिख सरदार चला गया। कोठड़ी में लोहे की चारपाई पर बिस्तर बिछा हुआ था। पास ही 2 कुर्सियां पड़ी थीं। सत्तार सेठ चारपाई पर और इमरान कुर्सी पर बैठ गया। इमरान ने पूछा, सत्तार साहब, ये सब कुछ कैसे हो गया? इस्लाम के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देने वाले मास्टर स्पाई सत्तार साहब मुस्कुराए। कहने लगे, मेरे अजीज, जो खतरनाक खेल हम खेल रहे हैं उसमें तो ऐसा होता ही रहता है। बस किसी जगह हमसे कहीं गफलत हो गई और हमारी कमजोरी से दुश्मन ने फायदा उठाया और हमारी मुखबरी हो गई। इमरान ने फिक्रमंद होकर पूछा, आपके कारोबार का क्या हुआ? वो बेनियाजी से बोले, अरे इमरान भाई, कश्मीर की आजादी और पाकिस्तान की सरबुलंदी की खातिर कारोबार तो क्या, हमारी जान भी चली जाए तो हमें कुछ परवाह नहीं। तुम सुनाओ, तुम्हारे मिशन की कामयाबी की खबर तो हमने अखबारों में पढ़ ली थी। अगरचे खबर इंडियन प्रेस ने बड़ी गोलमोल करके दी थी, लेकिन मैं समझ गया था कि मेरे बहादुर शेर ने मैदान मार लिया है। इमरान ने उन्हें बताया कि आखिरी वक्त पर मुझे इंडियन आर्मी ने पकड़ लिया था और वो बड़ी मुश्किल से फरार होने में कामयाब हुआ। इमरान ने उन्हें अपने पकड़े जाने और भोपाल के नजदीक कदीम जमाने के खंडर में किसी पुरस्कार औरत के ऐन वक्त पर छुपा लेने की कहानी सुनाई तो वो हंस पड़े। कहने लगे, इमरान, तुम नूर महल कनीज के महल की बात तो नहीं कर रहे? जब इमरान ने उन्हें उस तारीखी इमारत का महल वकू बताया तो वो संजीदा हो गए। कहने लगे, उस इमारत के बारे में कई किस्म की मावराई कहानियां मशहूर हैं। कहते हैं कि जहांगीर बादशाह के जमाने में उस महल में किसी नूर महल नाम की कनीज को महलाती साजिश के तहत जहर देकर हलाक कर दिया गया था और उसकी रूह आज भी उस इमारत के इर्द गिर्द मंडलाती है। उसी ने तुम्हारी मदद की होगी। बहरहाल खुदा ने तुम्हें पुलिस से बचाना था, उसने किसी बहाने तुम्हें बचा लिया। इतने में एक दराज कद जवान जिसने पिस्तौल लगा रखा था हमारे लिए चाय की चैनक और 2 प्यालियां लेकर आ गया। जब वो चाय रख कर चला गया तो इमरान ने सत्तार साहब से पूछा, यहाँ आपके साथ और कौन कौन लोग हैं? सत्तार साहब बोले, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यूं समझ लो कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। जिहाद कश्मीर के कुछ और मुजाहिद भी मेरे साथ हैं। मुझे मालूम था कि तुम्हारा मिशन मुकम्मल हो गया है और तुम सीधा मेरे रेस्ट हाउस पर आओगे। मैंने अपने कारकुन सरदार गोविंद सिंह की ड्यूटी वहाँ लगा दी थी कि तुम जिस वक्त भी वहाँ आओ तो वो तुम्हें रेस्ट हाउस जाने से पहले हालात से बाखबर कर दें और अपने साथ यहाँ ले आए। इमरान ने कहा, वही सरदार जी मुझे यहाँ लाए हैं? सत्तार साहब ने कहा, हाँ वही सरदार जी। उनका नाम गोविंद सिंह है और वो खालिस्तान की तहरीक खालसा दल के सरगर्म कारकुन हैं और मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फौजी कब्जे के खिलाफ भी बड़ी सरगर्मी से काम कर रहे हैं। भारत में सिखों की आजाद रियासत खालिस्तान के कयाम के अलावा वो कश्मीर को भी भारतीय फौजी तसल्लुत से आजाद करवाने के हामी हैं।
वो चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। इमरान ने उनसे कहा, मैं यहाँ से वापस अपने कश्मीरी मुजाहिद भाइयों के पास जाना चाहता हूँ, उन्हें मेरी जरूरत होगी। इस पर सत्तार साहब एक लम्हे के लिए खामोश हो गए, फिर कहने लगे, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम जिहाद कश्मीर में कुफ्फार के खिलाफ अपने मुजाहिद भाइयों के शाना बशाना लड़ो। लेकिन हेडक्वार्टर से अभी कल ही मुझे एक सिग्नल मौसूल हुआ था जिसमें तुम्हारे बारे में पूछा गया था। शायद तुम्हें कोई और मिशन दिया जाने वाला है। मुझे उनसे बात कर लेने दो, उसके बाद ही कोई फैसला कर सकेंगे। थोड़ी रात बाकी रह गई है, मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी देर थोड़ा आराम कर लो। मैं सुबह दिन निकलने से पहले हेडक्वार्टर के साथ राब्ता कायम करके तुम्हारे बारे में इत्तला कर दूंगा। सत्तार साहब ने आवाज दी। वही दराज कद जवान कोठड़ी में दाखिल हुआ। सत्तार साहब ने इमरान से कहा, तुम अब्दुल्लाह के साथ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारी कोठड़ी में पहुंचा देगा। दराज कद जवान का नाम अब्दुल्लाह था। वो इमरान को करीब ही एक टीले के अकब में वाक़े एक कोठड़ी में ले गया। वहां भी एक चारपाई बिछी हुई थी। इमरान बिस्तर पर लेटकर बहुत कुछ सोचता हुआ आखिर सो गया। सुबह दरख्तों पर चिड़ियों के शोर ने उसे जगा दिया। सुबह हो चुकी थी। दरख्तों में धूप फैली हुई थी। किसी तरफ से लकड़ी के शहतीरों को तराशने वाली आरा मशीन के चलने की आवाज आ रही थी। इमरान कलमा शरीफ पढ़ते हुए चारपाई से उठकर कोठड़ी से बाहर रोशनी और ताजा हवा में आ गया। सामने से अब्दुल्लाह आ रहा था। करीब आकर बोला, तुम्हें सेठ साहब याद कर रहे हैं। सत्तार सेठ अपनी कोठरी में बैठा एक नोटबुक खोल कर पढ़ रहा था। कमांडो इमरान सलाम करके बैठ गया। सत्तार सेठ ने नोटबुक बंद कर दी और इमरान की तरफ पूरी तवज्जो से मुतवज्जे होकर बोला, इमरान, तुम्हें एक बड़े अहम मिशन पर भेजा जा रहा है। इतना कहकर सत्तार साहब खामोश हो गए। कमांडो इमरान भी खामोश था। वो उनकी जबान से ये सुनना चाहता था कि इस बार उसे किस किस्म के अहम मिशन के लिए भेजा जा रहा है। उसके लिए तो हर मिशन अहम होता था, लेकिन सत्तार साहब ने इस बार खुद अपनी जबान से कहा था कि ये एक अहम मिशन है। सत्तार साहब ने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद कहा, यह मिशन इस एतबार से भी अहम है कि इसमें तुम्हारी जहानत और तुम्हारी सुराग रसानी की सलाहियतों का भी इम्तिहान है। उसके बाद सत्तार साहब ने एक बार फिर सिलसिला कलाम रोक दिया और सिरहाने के नीचे से सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाया और इमरान के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोले, इस हकीकत से तुमसे ज्यादा और कौन बाखबर होगा कि भारत ने शुरू दिन ही से पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम नहीं किया। वो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक अपनी मजमूम कोशिशों में मसरूफ हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान के वजूद को खत्म कर दिया जाए। इसने कई बार अपनी पूरी फौजी ताकत के साथ पाकिस्तान पर हमला भी किया, लेकिन हर बार उसे शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। भारत के जारहाना अज़ाइम में कमी वाक़ई नहीं हुई, बल्कि इन अज़ाइम ने पहले से ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली है। एटमी ताकत बनने के बाद वो ताकत के नशे में आपे से बाहर हो रहा है। अगर उसके जवाब में पाकिस्तान भी एटमी धमाका न करता तो भारत हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकता था। उसके बावजूद वो अपनी एटमी ताकत को जदीद से जदीद तरीन मोहलक टेक्नोलॉजी में दिन रात इजाफा करने में मसरूफ है। पाकिस्तान भारत के इन मजमूम अज़ाइम से बेखबर नहीं है। पाकिस्तान अपनी बका और सलामती के लिए दुश्मन की नक्लो हरकत पर गहरी नजर रखे हुए है और उसके हर नए हरबे को नाकाम बनाने के वास्ते जवाबी इक़दाम के लिए अपने आप को तैयार रखता है। अपने दिफा के लिए पाकिस्तान को ऐसा करना पड़ता है। इसके लिए हमें भारत की खुफिया एजेंसियों की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखनी पड़ती है। इस सिलसिले में हमें अपने खुफिया जराए से मालूम हुआ कि भारत की हुकूमत ने अपने हलीफ और आलम इस्लाम के दुश्मन इसराइल की मदद से फ्रांस की हुकूमत से एक खुफिया मुआहिदा किया है, जिसके रूह से भारत भारी मिकदार में न्यूक्लियर मटेरियल इसराइल के तवस्सुत से हासिल कर रहा है। ये न्यूक्लियर मटेरियल भारत की एटमी ताकत में इस कदर इजाफा कर देगा कि वो जितने चाहे न्यूक्लियर बम तैयार कर सकेगा और इनमें से हर बम हिरोशिमा पर गिरने वाले एटम बम से 1000 गुना ताकतवर होगा। सत्तार साहब ने सिगरेट का कश लगाने के लिए सिलसिला कलाम थोड़ी देर के लिए मुनक़ता किया तो कमांडो इमरान ने पूछा, क्या अमरीकी CIA इस खतरनाक मुआहिदे से बेखबर है? सत्तार साहब बोले, ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका के खुफिया इदारे को खबर न हो। लेकिन अमेरिका खामोश है, इसलिए कि अमेरिका इस्लाम का दुश्मन नंबर 1 है। वो मुसलमानों के खिलाफ भारत को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर देखना चाहता है। इमरान ने दूसरा सवाल किया, क्या ये न्यूक्लियर मटेरियल इंडिया पहुंच चुका है? सत्तार साहब ने कहा, हमारी खुफिया इत्तलात के मुताबिक ये न्यूक्लियर मटेरियल इसी हफ्ते भारत पहुंच जाएगा और उसके फौरन बाद उसकी प्रोसेसिंग का काम शुरू हो जाएगा। इमरान ने पूछा, अब आप बताइए कि हमें क्या करना है? सत्तार साहब बोले, वही मैं तुम्हें बताने वाला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے